अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। हसरतों के साहिल पर अबीरा हसन किस्त नंबर 4। वो पूरा हफ्ता गांव में गुजार कर शहर आ चुका था, मगर इसके घर से निकलने के बाद इस इलम को भी पापा ने बुलवा लिया था। वो काफ़ी दिन से घर नहीं गया था और पापा के साथ साथ बीजान भी उसे बहुत याद कर रही थी। तभी पापा ने बड़े बेटे के शहर जाते ही छोटे बेटे को फ़ौरन बुलवा लिया था और जिशम ने भी शहर आते ही जिगम को कॉल करके अफजल के साथ गाँव भिजवा दिया था। जिशम भाई से चाहते हुए भी तो वर्दा दुरानी के बारे में मज़ीद पूछगछ नहीं कर सकता था, ना ही उसने रोशीना की कॉल का जिक्र जिगम से किया था। जबकि इस एक हफ्ते के दौरान कुछ स्टूडेंट्स के बयान के बाद जिगम पर पुलिस का पूरा शक था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस के हाथ जिगम के गिरबान तक पहुंचते, जिशम की आईजी को की गई एक कॉल ने ही जिगम को इस मामले से वाकई मक्खन से बाल की तरह अलग कर दिया था। जिशम ने इस मामले में मुलव्वस होकर न सिर्फ अपने भाई को इस केस से अलग कर दिया था, बल्कि पुलिस की तफ्तीश का रुख यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से हटाकर वर्दा के ख़ानदान की तरफ भी मबसूल करवा दिया था। ऐसे में जिगम वाकई अपने भाई के नाम पर अगर फ़ख्र करता था तो ऐसा कोई गलत भी नहीं था। तभी वो रिलैक्स होकर गांव चला गया था, क्योंकि जिशम अब शहर में ही था और अब यहाँ जो भी होता वो जिशम खुद संभाल लेता। जिशम के शहर आने की खबर सुनकर उसके दोस्तों ने उसे कॉल करके क्लब बुलाया था। अफजल तो दिन में जिगम को साथ लेकर चला गया था, वो आज फ्री ही था, इसलिए जाने की हामी भर ली थी। यहाँ शहर में उसके दोस्त का एक छोटा सा क्लब था, जहाँ वो कभी कभी अपने दोस्तों के इसरार पर चला जाता था और रात को 10 बजे के करीब वो क्लब जाने के लिए नक्सक से तैयार होकर अपनी गाड़ी में आ बैठा था। अभी वो पोर्टिको से गाड़ी निकाल कर मेन रोड से बाहर निकाल नहीं रहा था कि तभी कोई अचानक से इसकी गाड़ी के आगे आया था। अगर वो वक्त पर ब्रेक ना लगाता तो वो जो कोई भी था इस वक्त इसकी गाड़ी के टायर के नीचे आकर कुछ ना जाता। फिर इससे पहले कि वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता बाहर निकलता, उसकी गाड़ी के सामने आने वाला शख्स भागता हुआ उसकी साइड वाली विंडो की तरफ आया था। खान, खान प्लीज़ मुझे बचा लें। एक लरजती कांपती नस्वानी आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से गाड़ी की अंदरूनी लाइट्स ऑन की थी। फिर जैसे ही जिशम की नज़रें इस खूबसूरत आवाज़ वाले के चेहरे पर पड़ी तो वो अपनी जगह बैठा रह गया था, थम गया था, साकत हो गया था। वो जो कोई भी थी इतनी दिलकश और हसीन थी कि इसका अप्सराओं जैसा रूप देखकर जिशम दंग रह गया था। इस लड़के की रोती हुई शक्ल और आवाज़ देखकर और तो सुन रहा था, मगर वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि इसकी नज़रें गहरी काली रात में इस चमकते चांद जैसे लड़की के चेहरे पर चिपक कर रह गई थी। गाड़ी की मध्यम हल्की रोशनी में इसका चेहरा 14 तारीख के चांद की तरह पूरी आबोताब से चमक रहा था। खान, प्लीज़ मुझे बचाएं खान। वो एक बार फिर जोर से चीखी थी, क्योंकि कोई उसे अपने साथ घसीट कर ले जा रहा था। तभी जिशम जैसे हड़बड़ाकर होश में आया तो एक झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था। फिर उसने आंखें सुकीड़ते हुए सामने चलता मंजर देखकर समझने की कोशिश की थी। सामने एक बदशक्ल का आदमी और एक अधेड़ उम्र औरत इस चांद वाले चेहरे लड़की को अपने साथ बेदर्दी से घसीट कर लेकर जा रहे थे। खान मुझे बचा ले। जिशम को बाहर आते देखकर वो जोर से चीखी थी और जिशम सामने चल रहे सीन को देखते हुए रिलैक्स से अंदाज में चलता हुआ हानिया के पास गया। फिर जिशम ने इस काले बदशक्ल आदमी का हाथ मजबूती से पकड़कर बड़े आराम से हानिया का हाथ छुड़वाया था और इस औरत को भी घूर कर देखते हुए हानिया के हाथ की तरफ आंखों से इशारा किया था। औरत ने गड़बड़ाकर हानिया का हाथ छोड़ दिया था। तभी जिशम ने हानिया को बाजू से पकड़कर अपने पीछे करने के बाद अपने कोट की जेब से रकम निकालकर इन दोनों की तरफ उछाली थी। यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही कि तुम विलन बनकर लड़की को ले जा रहे हो और मैं हीरो बनकर तुम्हारे साथ मारदार खड़के लड़की को बचा लूंगा। तुमने सुना ना, इस लड़की ने मुझे मेरे नाम से आवाज़ दी। इससे साफ जाहिर होता है कि ये मुझे जानती है। इससे ये पैसे लो और फौरन निकलो यहाँ से, वरना इसे तो मैं बिना पैसों के भी तुमसे छीन ही लूंगा। मगर हाँ, फिर मेरी बंदूक से तुम दोनों इतनी मार खाओगे कि अपनी शक्ल भी नहीं पहचान सकते। वह इन दोनों औरत और मर्द को बुरी तरह से घूरता हुआ वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला। हालांकि जिशम के बिना बोले भी सामने खड़ा वो बदशक्ल आदमी और खरांट औरत जिशम के हुलिये के और बातचीत के अंदाज और उसकी गाड़ी देखकर ही समझ गए थे कि सामने खड़ा बंदा कोई आम शख्स नहीं, बल्कि खासी तगड़ी सामी है। मगर अब जिशम के धमकाने और पैसे छीनने के साथ मार के खौफ की वजह से वो दोनों जल्दी से पैसे लेकर वहां से भाग गए थे। अब जिशम पूरी तरह से हानिया की तरफ मुतवज्जो हो गया था, जो सर्दी में काले सूट पर सफ़ेद स्वेटर पहने किसी चादर या दुपट्टे से पहने आज उसके सामने यूं ही बेपर्दा खड़ी थी। फिटिंग के स्वेटर में उसके सांचे में ढले हुए जिस्म के नशीब फराज साफ जाहिर हो रहे थे। तभी जिशम के खुद की तरफ मुतवज्जा होते उसने उसकी शक्ल में अपने दोनों हाथों से अपने वजूद को ढांपने की कोशिश की।
और फ़ौरन जिस्म की तरफ से अपनी पीठ मोड़ गई। इसके लंबे घने लंबी सी चुटिया के रूप में इसके घुटने तक छू रहे बाल थे। जिस्म मुल्कों मुल्कों घूमा था। पढ़ाई की वजह से वो कई साल लंदन में भी मुकीम रहा था, मगर उसे ये मानने में कोई यार नहीं था कि सामने मौजूद मुकम्मल मशरकी रूप में खड़ी ये लड़की अनखुली डोली बेबाक मगरबी तहसीब याफ्ता लड़कियों से इन खुली डुली बेबाक मगरबी तहसीब याफ्ता लड़कियों से ज़्यादा हसीन और दिलकश और दिलफरेब थी। शर्म सादगी के मिले जुले संगम के साथ वो लड़की सरापा नाज थी, मुजस्सम खूबसूरती थी। सिशम को नहीं याद पड़ता था कि आज से पहले कभी उसने इस बेतहाशा खूबसूरत लड़की को कहीं देखा है, जबकि वो लड़की उसे न सिर्फ जानती थी बल्कि पहचानती भी थी। सिशम की उसकी पुश्त पर नजरें टिकाए खड़े न जाने कितनी देर हो गई थी कि उस लड़की ने दोबारा सरासी गर्दन मोड़कर झिझकते हुए उसे देखा था। इस लड़की के यूं खुद को देखने पर सिशम ने गहरी सांस ली। साथ ही अपनी नजरों का जाविया बदलते हुए उसने अपने पहना हुआ सफ़ेद कोट उतारा था और धीरे धीरे चलता हानिया के पास किया था। फिर बिना कुछ बोले उसने अपना कोट हानिया की तरफ बढ़ा दिया था। हानिया ने कनक क्योंकि उसके हाथ में मौजूद कोट को देखा था, फिर हिचकिचाते हुए उसके हाथ से कोट लेकर पहन लिया था, क्योंकि वाकई उसे शदीद ठंड लग रही थी। गर्म कोट पहनते ही उसे कदरे सुकून मिला था। कोट में बसी जिस्म खान की दिलफरेब सी खुशबू हानिया के आसपास बिखर गई थी। कौन हो तुम? कैसे जानती हो मुझे? जिस्म ने इस चांद चेहरे वाली लड़की के सामने जाते हुए नरमी से पूछा। हानिया ने नजर उठाकर अपने सामने खड़े इस वजीह शख्स को देखा, जो खूबसूरती और दिलकशी में अपनी मिसाल आप था। सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर सजी गहरी हरी आंखें, हल्के ब्राउन जेल से एक तरफ सेट किए हुए बाल, नीली जीन्स, काली शर्ट और हाथ में काली मर्दाना घड़ी पहने उसके सामने खड़ा शख्स इतना हैंडसम लग रहा था कि हानिया एक पल को इसकी शख्सियत के सहर में खोकर रह गई। बताओ ना, कौन हो तुम? सिस्टम के दोबारा पूछने पर वह चौंक कर होश में आई और फौरन अपनी नजरें झुका रही थी। मेरा नाम हानिया शहाब है। मैं तैमूर लाना की कज़न हूँ खान। हानिया के तारुफ पर शीशम को जैसे बड़े ही जोर का झटका लगा था। तो ये थी वो तैमूर की चांद से चेहरे वाली हानिया। शीशम हैरत और बेयकीनी से इसका सफ़ेद चेहरा देखता रह गया था। अगर तैमूर इसे चांद चेहरे वाला कहता था तो वो वाकई चांद का टुकड़ा थी, जिसने पहली बार में ही शीशम के दिल को फतह कर लिया था। मैंने एक दो बार गाँव आते जाते आपको देखा है खान। उस दिन तैमूर लाला के गैराज पर भी आपको देखा था मैंने, जब आप तैमूर लाला से मिल रहे थे। मैं अंदर ही तैमूर लाला की गाड़ी में मौजूद थी। बाद में रोशीनी आपी और तैमूर लाला ने मुझे बताया था कि आप जिस्म खान हैं। हानिया ने जिस्म को बताया था। तभी वो सर हिलाकर रह गया था। उसे याद आया कि जब वो रोशीनी से मिला था, इस वक्त तैमूर की गाड़ी में कोई और भी मौजूद था, मगर गाड़ी के शीशे बंद होने की वजह से उसे देख नहीं पाया था। बस रोशीनी की गाड़ी से बाहर आते वक्त जिस्म को अंदर मौजूद वजूद के कपड़े नजर आए थे। आप इतनी रात को यूं अकेले यहाँ कैसे आई हानिया? अब क्योंकि पहचान इतनी करीबी निकल आई थी, तो सिस्टम का अंदाज़े तखातुब भी बदल गया था। तभी इसकी बात सुनकर हानिया ने उसे गांव से निकलने के बाद से अब तक पूरी कहानी बता दी और जिस्म को बेख्तियार इस पर गुस्सा आया। आप पागल हैं क्या? पहले आप अकेली शाम के वक्त गांव से निकल पड़ी और फिर इस औरत के साथ चली गई। आजकल का ये दौर किसी सगे पर भरोसा करने का नहीं है और आप एक अनजान मशकूक औरत पर भरोसा कर बैठी। मुझे तो हैरत तैमूर पर हो रही है। उसने कैसे आपको अकेले आने जाने की इजाज़त दी? अगर आप बिना बताए गाँव भी चली गई थी तो आते वक्त किसी मर्द के साथ निकलती। यूँ सर्दियों की शाम में आप बिना किसी को साथ लिए अकेली शहर आने को निकल पड़ी। इसी बात से मुझे आपकी समझदारी का अंदाज़ा हो रहा है। वो अपने सामने सर झुकाए खड़ी इस चांद से चेहरे वाली लड़की को देखता हुआ शदीद गुस्से से बोला था। खान, हमने तैमूर लाला को नहीं बताया कि मैं गाँव से वापस हॉस्टल जा रही हूँ। वो शहर में ही है। मैं तो बस अपने टेस्ट और असाइनमेंट की वजह से अकेली चलाई आई थी, वरना मुझे और रोशी आपी को अकेले सफ़र करने की इजाज़त नहीं देते। हानिया ने जिस्म के गुस्से से खाइफ होते हुए एक नज़र उठाकर जिस्म को देखा और तभी जैसे जिस्म की पूरी हस्ती हिलकर रह गई थी। इस चांद चेहरे वाली लड़की के चेहरे पर सजी दो गहरी झीलें, जिनमें जिस्म का दिल डूब चुका था, जो इस वक्त नमकीन पानियों से लबालब भर रही थी। जिस्म सब कुछ फरामोश करवाए उसकी आंखों की इस गहराई में खो गया था और धीरे धीरे किसी ट्रांस किसी कैफियत में आगे बढ़ते हुए उसे हानिया की आंखों से बहते वो आंसू अपने हाथ की हथेलियों पर चुन लिए थे, जबकि हानिया उसकी इस हरकत पर बदक कर पीछे हटी थी। डोंट बी अफ्रेड एंड स्टॉप क्राइंग हनी। मैं आपको डांटूंगा नहीं, जिस्म ने नहायत धीमी आवाज़ में खुद को कहते सुना था, जबकि उसे यूं खोए खोए अंदाज में नरमे से बोलते देखकर हानिया मजीद डर गई थी। अभी अकबला से इसका पीछा छूटा था, मगर अब यह दूसरा मसला इसके सामने खड़ा था।
इसे रोशीना आपी ने कहा था कि जेशम खान बहुत ही शरीफ शख्स है। तभी वो हिम्मत करते हुए दोबारा से उससे बोली थी। खान, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस एक एहसान और कर दें। मुझे किसी तरह मेरे हॉस्टल तक छुड़वा दें। कल मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट है। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। मेरा बैग और चादर तो न जाने कहाँ रास्ते में ही गिर गया है। पैसों का वॉलेट और फ़ोन भी बैग में ही था। या फिर एक काम करें, आप मुझे बस का किराया दे दें। मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं हैं। मैं बस अपने हॉस्टल पहुंच जाऊंगी। फिर मैं तैफूर लाला या तैमूर लाला से कहकर आपको फ़ौरन पैसे वापस भेज दूंगी। मैं इस वक्त वाकई बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तभी लजाजत से बोलती हुई ये भूल चुकी थी कि उस वक्त चंद रुपए उधार लेकर लौटाने की बात किस शख्स से कर रही थी। इसके सामने खड़ी शख्सियत सेशम अजलाल खान की थी, जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ था। वो बाप दादा की तरफ से ना सिर्फ जद्दी पुश्ती रईस था, बल्कि इसका शुमार डेरा यावर खान के हाकिमों में होता था। गांव में आधी से ज़्यादा ज़मीनें इसके ख़ानदान की थी। साथ ही वो शहर का मशहूर आर्किटेक्ट और टॉप 5 बिजनेस टाइकॉन में से एक था। तभी वो हानिया की बात सुनकर महसूस होता सर पीछे गिराकर हंस पड़ा था। हानिया ने किराए के लिए जो रकम जिशम से तलब की थी, इससे 50 गुना ज़्यादा रकम वो सड़क पर बैठे फ़कीरों को दे दिया करता था। जबकि सामने मौजूद लड़की तो पहली ही नज़र में इसके दिल की गहराइयों में उतर चुकी थी, उसे फतह कर चुकी थी। जिशम के दिल ने पहली बार में ही उसे अपना मान लिया था। ओ माँ, ओ माँ, हनी यू आर टू फनी। मिस हनी, ऐसा है कि किराया तो मैं आपको दे दूंगा, मगर मुझे पैसे उधार देने के मेरे कुछ असूल हैं। असल में हमेशा जब भी मैं किसी को उधार देता हूँ तो 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे अपने पैसे वापस चाहिए होते। वो शरारत से इस चांद से चेहरे वाली हानिया के घबराए बौखलाए चेहरे को देखकर बोला, जो इसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। आप मजाक कर रहे हैं ना खान? वो हैरत से हकलाती हुई बोली थी। बिल्कुल नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, और बिजनेसमैन की तरह मेरे भी कुछ रूल्स हैं। और ये मेरे रूल्स में शामिल है कि चाहे उधार के रूप में किसी को 1 रुपया दूं या 1 लाख, मगर अपना पैसा मुझे वापस 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए होता है। वो अब अपनी मुस्कुराहट रोकता हुआ बोला। मगर 1 घंटे में? अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ किसी को भेज दें। मैं अपनी रूममेट से पैसे लेकर आपको वापस कर दूंगी। वो जानती थी कि सिशम इसे चला रहा है, मगर अब वो किसी न किसी तरह से यहाँ से निकलना चाहती थी, और सिशम के सिवा कोई और फिलहाल उसकी मदद के लिए मौजूद नहीं था। आप एक काम क्यों नहीं करती हनी? अभी आपका हुलिया और वक्त दोनों ही वापस जाने के लायक नहीं है। तो आप यहाँ रुक जाएं, मैं खुद आपको सुबह छोड़ आऊँगा। वो अब संजीदगी से बोल रहा था। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वो फ़ौरन घबराते हुए अंदाज में बोली। सिशम की घबराहट और खौफ उसको समझ रहा था, मगर इस वक्त हानिया का हॉस्टल जाना बिल्कुल ठीक नहीं था। रात के 10:30 का वक्त था और सर्दी भी शिद्दत पकड़ रही थी। देखिए हनी, इस वक्त रात बहुत हो चुकी है। आपका अभी हॉस्टल जाना मुनासिब नहीं है। यहाँ मैं अकेला ज़रूर होता, मगर मेरे मुलाजमीन में भी मेरे साथ होते हैं। मेरी अबू जान जैसी हाजरा बीबी भी यहीं रहती है। आप इनके पास रुक जाइएगा। रुके, मैं इन्हें यहीं बुलाता हूँ। हानिया को इस वक्त ना भेजने के पीछे खुद सिशम को अपनी गर्ज भी पोशीदा थी। वो इतनी जल्दी इस चांद चेहरे वाली लड़की को जाने नहीं देना चाहता था, तभी उसे रोकने पर बजिद था। मगर हानिया की तसल्ली के लिए उसे ये भरोसा दिलाना भी ज़रूरी था कि जिशम के घर में हाजरा बीबी के रूप में एक बुजुर्ग औरत भी मौजूद थी। इसलिए उसने घर पर कॉल किया था और मुलाजिम से हाजरा बीबी को बाहर भेजने का कहा था। कुछ ही देर में लपकती झपकती हाजरा बीबी बाहर आई थी, मगर सामने ही मेन गेट के पास खड़ी जेशम की गाड़ी के आगे जेशम का घुटनों को छूता कोट पहने हानिया को देखकर वो हैरान रह गई। जेशम की तराज कामत के आगे हानिया बिल्कुल छुप सी गई थी। हाजरा बीबी, ये तैमूर की कज़न है, यही शहर में पढ़ती हैं। आज गांव से अकेली वापस शहर आ रही थी, मगर बस से उतरते रास्ते में चोर इनका बैग छीन कर भाग गए, और इसी भागदौड़ में ये रास्ता भी भटक गई। एक ओबाश टाइप का शख्स इसके पीछे पड़ा था। शुक्र है कि सही वक्त पर मुझे मिल गई, इसलिए इनकी हालत ज़रा मशकूक हो गई है। आज रात ये यहीं रुकेंगी। सुबह मैं इन्हें इनके हॉस्टल छोड़ दूंगा। आप इन्हें अपने पास ठहरा लें। सिशम ने तफसील से बताते हुए कुछ बातें हज़फ कर ली थी। अब हर बात बताने वाली तो नहीं होती ना। हाजरा बीबी सिशम की बात सुनकर फ़ौरन हानिया के पास आई थी। आओ बेटी, डरो मत। तैमूर और सिशम मेरे बेटे हैं। तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। चलो बच्चा, अंदर चलो। हाजरा बीबी के नर्म मुलायम लहजे पर वो खामोशी से कुछ सोचने लगी थी। इसे न तो तैमूर का नंबर याद था, न रोशीनी का। तैमूर का नंबर सिशम के पास मिल भी जाता, मगर वो इन हालात में तैमूर को कॉल करने का रिस्क नहीं ले सकती थी। तभी सारे हालात को देखते हुए उसने आज रात सिशम के यहाँ रहने का सोचा था, और वह सर हिलाते हुए हाजरा बीबी के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई थी। जबकि इसके सामने खड़े सिशम के लिए अब यह मुमकिन ही नहीं रहा था कि इस परी प्रकर को घर पर छोड़कर वो क्लब चला जाता। उसका दिल क्लब में लगना भी नहीं था।
इसलिए उसने गाड़ी की चाबी चौकीदार को थमा दी ताकि वो दोबारा गाड़ी पोर्टिको में खड़ी कर दे और खुद हानिया के पीछे ही अंदर की तरफ बढ़ गया। और तभी हानिया की लड़खड़ाती चाल पर इसकी नजर पड़ी थी। वो चौंक कर पुरसोच नजरों से इसकी पुश्त को देखता इसके पीछे ही अंदर चला आया था। अंदर हाल में पहुंचते उसने हानिया को आवाज दी थी। हनी, हाजरा बीबी के साथ अंदर कमरे में जाती हानिया ने पलटकर उसे देखा था। हनी, आपको चोट लगी है कहीं? वो तशवीश से पूछने लगा था। जी खान, मेरे पैर पर चोट लगी है और मेरा नाम हनी नहीं हानिया है। हानिया काफ़ी देर से उसकी ज़बान पर से अपने दिए हनी लफ्ज़ सुन रही थी, तभी उसने तस्हीक करना ज़रूरी समझा। इधर बैठे प्लीज़। सेशन ने इसकी आखिरी बात नज़रअंदाज करते हुए सामने सोफे की तरफ इशारा किया था। हानिया धीरे धीरे चलती हुई सोफे पर आ बैठी। सेशम इसके सामने जा खड़ा हुआ। कहाँ लगी है दिखाए? वो बोलता हुआ हानिया के कदमों में जा बैठा था और हाजरा बीबी ने हैरत से अपने शाहाना मसाज मालिक को देखा था, जो अपने ब्रांडेड कपड़ों की फिक्र किए बिना कालीन पर ही घुटनों के बल बैठ गया था। हानिया ने अपने सफ़ेद गुलाबी पैरों को काले जूते की कैद से आज़ाद किया था। इसके सीधे पैर के अंगूठे और इसके साथ वाली उंगली के उखड़े 2 नाखूनों को देखकर जिस्म का दिल बेख्तियार तड़प उठा था। हनी, ये कैसे हुआ? वो उसके खून के लुथड़े पैर को देखकर बोला। उफ, फिर हनी, खान ऊंचा सुनते हैं क्या? वो दिल ही दिल में बोली थी। मुझे पत्थर से ठोकर लगी थी, इसी से ही हुआ है। हानिया को अपना जख्मी पैर देखकर बेख्तियार रोना आ गया था। तभी उसने भराई हुई आवाज़ में जिस्म को बता दिया था। हाजरा बीबी, फर्स्ट एड बॉक्स लाएं जल्दी से। देखिए कितनी बुरी चोट लगी है। जिस्म की परेशान सी आवाज़ सुनकर हाजरा बीबी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए भागी थी। हानिया की तकलीफ देखकर न जाने क्यों उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। हाजरा बीबी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई थी। स्टेशन ने फ़ौरन से बॉक्स लेकर हाजरा बीबी को खाना गर्म करने के लिए भेजा था। फिर फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर उसने जैसे ही हानिया के नर्मो गुदास पैरों को छुआ था, हानिया ने फ़ौरन तड़प कर अपना पैर पीछे किया था। मगर जिस्म ने तभी अपना झुका सर उठाकर उसे देखा था और हानिया उसकी आंखों में मौजूद तासुर देखकर हैरान रह गई। जिस्म के चेहरे और आंखों में लिखी तहरीर देखकर हानिया शशदर रह गई थी, जबकि इसी दौरान जिस्म ने सर झुकाकर दोबारा हानिया का पैर पकड़ लिया था और अपने घुटने पर रखकर एंटीसेप्टिक लिक्विड में रुई डबोते उसके पैर पर लगा खून साफ किया था। फिर जैसे उसने जख्म को छुआ था, हानिया को शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। उसने तड़प कर अपना पैर पीछे करना चाहा था, मगर जिस्म ने इसका पैर दोनों हाथों में पकड़कर धीरे से नफ़ी में सर हिलाकर उसे देखा और साथ ही उसके टूटे उखड़े नाखून को एहतियात से साफ करते नाखून का टूटा हिस्सा सीजर से काट कर अलग किया था और बाकी मांदा बचे हुए जख्मी हिस्से पर मरहम लगाया था। इस तरह दूसरी उंगली में साफ करते हुए उसकी जख्मी पैर पर पट्टी बांध दी थी। हानिया ने खामोशी से आंसू बहाते हुए बिना कुछ कहे पट्टी बंधवा ली थी। इसके बहते आंसू देखकर जिस्म को ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कुछ ही देर में हाजरा बीबी ने इन्हें खाना लगने की इत्तला दी थी, मगर जिस्म ने पहले इन्हें हानिया के साथ इसके कपड़े चेंज करवाने के लिए कमरे में भेज दिया था और ख़ुद हाथ धोने चला गया था। 10-15 मिनट बाद ही हानिया हाजरा बीबी के ढीले ढाले आसमानी सूट पर अपना सफ़ेद स्वेटर और हाजरा बीबी की सफ़ेद ऊनी चादर ओढ़े खाना खाने बाहर आई थी। जिस्म इससे पहले ही टेबल पर मौजूद था। हानिया के खाना खाने के दौरान भी वो इसके सामने ही बैठा रहा। न जाने इसे क्या हो रहा था। वो तो लड़कियों के नाम से सख्त एलर्जिक था। कुछ आके यूँ किसी लड़की की मदद करने के बाद उसे अपने घर रोकना, उसकी तकलीफ पर ऐसे तड़प उठना, उसकी तीमारदारी करना और फिर मुसलसल उसे अपनी नज़रों के हिसार में रखते हुए बहानों से उसके सामने मौजूद रहना। हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि ये तैमूर की वही कज़न थी जिसे खुद तैमूर भी बेहद चाहता था और जिस्म के सामने वो अपनी चाहत का इजहार भी कर चुका था और अपने दोस्त की इसी मोहब्बत को वजह बनाकर जिस्म ने हानिया के साथ रिश्ते के लिए भी इनकार कर दिया था। मगर ये तब की बात थी जब उसने हानिया को नहीं देखा था और आज जब वो इस चांद चेहरे वाली तैमूर की मोहब्बत को मुजस्सम अपने सामने देख चुका था तो खुद इसका दिल इस साहिरा लड़की के लिए पागल हो रहा था। आंखें इससे हट ही नहीं रही थी। दीद की प्यास थी जो बुझने की बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही थी। वो नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा था, मगर इसका दिल इसके बस में नहीं था। तभी न जाने क्या सोचकर उसने फ़ोन को साइलेंट मोड पर ऑन करते हुए हानिया के खाना खाने के दौरान नामहसूस अंदाज में ही न जाने कितनी ही पिक्स दे डाली थी। वो जानता था कि ये सरासर एक गलत और गैर इखलाकी हरकत थी, मगर वो फिर भी ये गैर इखलाकी हरकत कर रहा था। फिर पिक्स पर ही उसने बस नहीं किया था। पिक्स के बाद उसका अंगूठा कैमरे के वीडियो ऑप्शन पर गया और वो अपने दोनों हाथों में फ़ोन लिए सामने मौजूद हानिया की वीडियो बना रहा था, जबकि हानिया जिस्म की इस हरकत से अनजान मगन से अंदाज में हाजरा बीबी को अपने शहर से अचानक गांव में आमद का किस्सा बता रही थी। बीच बीच में हाजरा बीबी और हानिया की बातों की तरह जिस्म खुद भी हिस्सा ले रहा था ताकि हानिया को इस पर शक न हो, मगर वीडियो बनाने का काम भी साथ साथ चल रहा था।
खुद पर जिस्म की पुरतपिश नजरें महसूस करते हुए ढंग से खा भी नहीं पा रही थी, इसलिए उसने जल्दी ही खाने से हाथ खींच दिया और हाजरा बीबी के साथ वहां से जाने को उठ खड़ी हुई। गुड नाइट हनी। जिस्म ने उसके शब्बा खैर का जवाब दिया था। मेरा नाम हानिया है खान, हनी नहीं। हानिया एक बार फिर झुंझुलाकर बोलते हुए हाजरा बीबी के साथ रूम की तरफ बढ़ गई और उसके झुंझलाए हुए अंदाज में जिस्म की मुस्कुराती नजरों ने तब तक उसका पीछा किया जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो एक नज़र अपने फ़ोन पर डालता हुआ मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सब कुछ जानते हुए भी न जाने क्यों इस नर्म नाजुक सी हसीन सरापे वाली हनी को पाने की तमन्ना बेख्तियार जिस्म के दिल ने की थी, लेकिन फिर वो सर झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि इसके दिल की इस खामोश ख्वाहिश को ऊपर कहीं आसमानों में कबूल कर लिया गया था। अगली सुबह इस भीगी शाम जैसी मनमोहनी सी लड़की को हॉस्टल के बाहर गाड़ी से उतारकर वापस अपने घर जा रहा था, मगर निगाहें थीं कि हानिया के चेहरे से हटने से इनकारी हुए जा रही थी। हनी, वो अंदर हॉस्टल की तरफ बढ़ती हानिया को आवाज़ दे बैठा था। जी। वो पल भर को रुककर उसकी तरफ पलटी थी। कुछ नहीं, बस मैं कह रहा था कि कल के हादसे और मेरे घर में रुकने के बारे में आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पर किसी की उंगली उठे। वो संजीदगी से उसे देखता हुआ बोला। हानिया ने गौर से इसकी ग्रीन समंदर जैसी आंखों में देखा था। जितना खूबसूरत ये शख्स था, उससे ज़्यादा खूबसूरत इसके अतवार थे। ठीक है खान, मैं नहीं कहूँगी, मगर आप भी किसी से जिक्र मत कीजिएगा, खासकर तैमूर लाला से, क्योंकि मुझे इनसे बहुत डर लगता है। वो गुस्से के बहुत तेज़ है। आपका बहुत शुक्रिया खान कि आपने मेरी इतनी मदद की। मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। वो भी संजीदगी और ममनूनियत से बोलती पलटकर अंदर हॉस्टल का गेट पार कर गई थी और जिस्म उसके पिंक सूट पर पिंक हिजाब में मुकीद चमकते खूबसूरत सफ़ेद चेहरे को देखता रह गया। ये पिंक हिजाब और दीदा सेब सा सूट अभी यहाँ आते हुए उसने ही एक रेडीमेड लेडीज़ सूट्स की शॉप से हानिया को दिलाए थे, क्योंकि वो रात से हाजरा बीबी के कपड़ों में थे जो इसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा खुले थे। हालांकि हानिया ने जिस्म को मना भी किया था कि वो ये सब ना करे, मगर जिस्म के इसरार पर उसे ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी और वही शॉप के चेंजिंग रूम में ये ड्रेस उसने पहन लिया, जो इस पर इस तरह से सच गया था जैसे बनाया ही इसलिए लिया गया हो। जिस्म को गुलाबी सूट में ये गुलाबी सी लड़की इस कदर अपने शहर में जकड़ चुकी थी कि खुद अपने दिल की बदलती हालत पर वो शशतर हुआ जा रहा था। अब भी हानिया हॉस्टल का गेट क्रॉस करती कब की अंदर जा चुकी थी, मगर वो मुसलसल गेट को देखते हुए इसी को सोचे जा रहा था। तभी उसे अपने पीछे गाड़ियों का हॉर्न सुनाई दिया और चौंक कर होश में आया। फिर सर झटकते हुए वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ाकर ले गया। पूरा हाल तेज दर्दनाक चीखों और रोने की आवाज़ों से गूंज रहा था। गम बहुत बड़ा था, इसलिए कोई भी इस पहाड़ जैसे गम को सहारा नहीं दे पा रहा था। अम्मा को बार बार खदशा आ रहे थे। भाभी और हानिया की दिलखराश चीखें तैमूर की समातों को मफलूज कर रही थी, तो तैफूर लाला भी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। इनके बच्चे अलग बाप के गले लगे अपनी बहन जैसी फूफू की मौत का मातम मना रहे थे। सानेहा बहुत बड़ा था। रोशीने की मौत ने इन सबको जैसे तोड़कर रख दिया था। अभी कल की ही तो बात थी जब वो अपनी पट्टियां खुलवाने तैमूर भाभी और तफूर लाला के साथ अस्पताल गई थी, जहां इसकी पट्टियां खोली गई थी। इसका आधा चेहरा बेकार हो गया था। गर्दन आधे से ज़्यादा गाल तक झुलसी हुई थी। आधा कान गायब था। भाभी ने बहुत कोशिश की थी कि वो इसे उसका अपना चेहरा ना देखने दे, इसलिए वो इसके पास एक सेकंड के लिए भी नहीं हिल रही थी। मगर आखिर कब तक वो इसकी चौकीदारी करती? ऋषि ने इससे बहाना करके अस्पताल के वॉशरूम में चली गई और उसने अपने बैग में पड़े फ़ोन का कैमरा ऑन करके ना सिर्फ अपना झुलसा हुआ चेहरा देख लिया था, बल्कि इसके बाद वो बिल्कुल गंग हो गई थी। जब वो वॉशरूम से बाहर आई थी तो एक जामद चुप ने उसके लबों का अहाता कर लिया था। तैफूर लाला समेत तैमूर और भाभी भी रोशीने के रवैये पर खटक गए थे। इन लोगों ने इससे बात करने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो ना तो किसी का जवाब दे रही थी और ना ही किसी की सुन रही थी। बस पत्थर के मुजस्समे की तरह साकत बैठी थी। इसकी पहली सर्जरी 3 दिन बाद होनी थी और आज उसे एडमिट होना था, मगर वो दोनों भाभी से ज़िद करके वापस घर चली आई थी। तैमूर और तैफूर लाला भी इसकी ज़िद को देखते हुए इसे घर ले आए थे। इरादा था कि इसे कल दोबारा लेकर जाकर एडमिट करवा देंगे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि कल तक रोशीने एडमिट होने के लिए ज़िंदा नहीं बचेगी। तैमूर को रोशनी की जामद खामोशी इन्हें किसी तूफान का पेश खैमा लग रही थी और फिर इसका डर अगले ही दिन सामने आ भी गया था। रोशिनी जो अस्पताल से वापसी पर खामोशी से अपने कमरे में पड़ी हुई थी, उसने रात को सबके सोने के बाद शेविंग ब्लेड से अपनी शहरक काट ली। सुबह जब भाभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठकर सहन में आई तो सामने ही आंगन में पड़े रोशीने की लाश और इसके हाथों की उंगलियों में फंसे ब्लेड को देखकर उन्होंने चीख चीख कर पूरे घर को इकट्ठा कर लिया था।
रोशीने को यूं बीच आंगन में लाश की सूरत में पड़ा देखकर हानिया समेत पूरे घर की चीखें आंगन में गूंज उठी थी। हर कोई रो रहा था, तड़प रहा था, सवाए एक शख्स थे, और वो था तैमूर खान, जिसकी सुर्ख दहकती आंखों में जलती बतले की आग अब किसी के खून से ही बुझनी थी। रोशीने की मौत की खबर बड़ी हवेली तक पहुंच गई थी। सिशम इन दिनों गांव में ही था। उसे और अजलाल खान को रोशीने के साथ हुए एसिड हादसे की खबर भी बहुत बाद में पता चली थी। जिशम को वो खूबसूरत सी रोशीने भुलाई नहीं भूल रही थी, जिसके साथ न जाने किस दरिंदे ने यह हरकत की थी। इसकी आंखों ने बार बार सामने रोशीने का वो खूबसूरत चेहरा आ रहा था और कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी जब रोशीने ने उसे कॉल करके जिगम के बारे में बताया था। रोशीने पर हुए हमले की खबर मिलते ही जिशम ने कॉल करके तैमूर से अफसोस का इजहार भी किया था, मगर आगे से तैमूर का सर्दोस्पाट अंदाज उसे हैरान कर गया था, जिसने उसके इजहार अफसोस के जवाब में बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। वो तैमूर की दिमागी हालत को सोचते हुए खामोश हो गया था। इसे सोच लिया था कि वो खुद जाकर तैमूर से मिलेगा, मगर फिर वो एक अर्जेंट काम की वजह से अचानक शहर चला गया था। लेकिन अजलाल खान खुद तैफूर और तैमूर से मिलने उसके घर गए थे। तैफूर लाला तो अपने गराज पर थे, इसलिए अजलाल खान तैमूर के पास काफ़ी देर बैठकर इसको तसल्ली देते रहे थे। अजलाल खान ने पुलिस को इस मामले में डालने का मशवरा भी तैमूर को दिया। साथ ही उससे पूछा कि इन लोगों को अगर किसी पर शक हो तो बताएं, मगर तैमूर ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। उसने अजलाल खान के सामने यही जाहिर किया है कि इन्हें ना तो किसी पर शक है और ना ही वो यूं ही किसी का नाम लेना चाहते हैं। तैमूर ने इन्हें बताया था कि उन्होंने पुलिस को भी इस मामले में इन्वॉल्व किया था, मगर वो भी अब तक रोशीने पर एसिड फेंकने वालों को ढूंढ नहीं पाए थे। तभी अजलाल खान तैमूर को हौसला देने की तलकीन करते उठाए थे। बाद में उन्होंने यही बात जब फ़ोन पर जिशम को बताई तो जिशम ने तैमूर को फिर से कॉल किया और उसे इत्मीनान दिया कि वो अपने ज़राए से मुजरिमों का पता लगवा लेगा, मगर तैमूर ने खुरदरे लहजे में उसे ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। जिशम तैमूर के रवैये पर फिर से खामोश रह गया था, मगर साथ ही वहीं उलझ गया था कि तैमूर इसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। और फिर कुछ ही दिन बाद रोशीने की मौत की खबर ने जिशम को शश्तर कर दिया और वो आनन फानन गाँव वापस आया था। फिर वो अजलाल खान और बीबी जान के साथ पुरसे के लिए तैमूर के घर गया था। बीबी जान तो अंदर औरतों के पास चली गई थी और वो दोनों बाप बेटा तैफूर खान के पास ही बैठक में बैठ गए थे। तैमूर इस वक्त घर पर नहीं था। जिशम ने उसे कॉल भी किया था, मगर वो उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। तभी जिशम और अजलाल खान तैफूर लाला से मिलकर दोबारा हवेली वापस चले आए थे। जिशम के गांव वापस आने के अगले दिन वीकेंड था। जिशम के अलावा जरदान, जवार और जयान भी गांव आ गए थे और ऐसा इत्तेफाक बहुत कम होता था जब एक साथ वो सारे भाई हवेली में जमा होते थे। मगर इस दिन वो सब साथ साथ ही हवेली में मौजूद थे। तभी हवेली में दावत का सा समा था। मरजान बीबी बेटों को एक साथ देख देख कर निहाल हुई जा रही थी। यही हाल अजलान खान का था। अपने पांचों बेटों को एक साथ देखकर इनका भी सैरो खून बढ़ रहा था। मरजान बीबी अपनी जल्द से जल्द जिशम की शादी करना चाहती थी, मगर उन्हें रजामंदी देने के बावजूद न जाने क्यों बार बार टाल मटोल से काम ले रहा था। लेकिन उन्होंने अपने लाला और इसकी फैमिली को जिशम को बिना बताए ही 2 दिन बाद अपने घर बुलवा लिया था और तभी इनका इरादा जिशम की शादी की डेट फिक्स करने का था। ये खबर उन्होंने बीबी जान और अजलाल खान को भी दे दी थी। फिर ये उससे अगले दिन की बात थी जब जियान जिशम और जिगम के साथ डेरे पर चला गया था। जियान को घुड़सवारी का शौक हो रहा था, तभी वो दोनों बड़े भाइयों के पीछे पड़ गया। सवार और जरदान हस्बे आदत पापा के साथ चिपके हुए थे, जो इसी दिन किसी काम से अपने पास वाले गांव गए थे। लाला प्लीज मुझे भी गन देना, मैं आज अपना शौक पूरा करना चाहता हूँ। सियान जिगम को मुख्तलिफ गन्स के साथ शूटिंग एरिया की तरफ जाते हुए देखकर बोला। सियान, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें पता है ना जिशम लाला आज साथ ही आए हैं। वो तुम्हें ये शूटिंग वूटिंग करते देखेंगे ना तो मुझ पर गुस्सा होंगे। जिशम ने छोटे भाई को मना किया था। जिशम खुद डेरे पर अपने मज़ारों के साथ था। प्लीज़ लाला, जिशम लाला कुछ नहीं कहेंगे, वो तो डेरे पर है ना। सियान ने दोबारा जिद की थी और मजबूरन जिगम ने अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी सी गन भाई के हाथ में थमाते उसके कानों पर हेडफोन्स लगा दिए थे और अपनी बेल्ट के साथ अड़सी हुई दूसरी गन निकालकर खुद संभाल ली थी। तब तक जिशम भी शूटिंग एरिया की तरफ आ पहुंचा था और उसने अपने सामने दोनों भाइयों को देखकर उन्हें रुकने का इशारा किया था, मगर वो दोनों इतने मगन थे कि उन्होंने जिशम को देखा ही नहीं था। अच्छा, आप सामने देखो, नज़र और ध्यान अपने टारगेट पर रखो, उंगली ट्रिगर पर और फिर फायर करो। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 एंड फायर। जिशम ने कहते हुए जैसे ही फायर किया था, जियान ने ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ा दिया और फायर कर दिया। फिजा में गोली की आवाज़ गूंजी थी, मगर इसके साथ ही जियान खुद नीचे गिर पड़ा था। धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर जिशम ने कनखियों से पीछे देखा था और जोर से हंस दिया था। डरपोक, फायर करते खुद भी गिर गए, चलो उठो।
सिशम जो सामने अपने टारगेट की तरफ देख रहा था, उसने छोटे भाई के डर पर जोर से हंसते हुए गर्दन मोड़कर उसे देखा था। मगर ज़ियान की पेशानी पर लगी बुलेट और सर से बहते खून के साथ उसकी फटी साकित आंखों को देखकर जिशम की हंसी थम कर रह गई। और इससे पहले कि वो भाई को देखकर सदमे से तेज चीखता, एक बार फिर फिजा में गोलियों की आवाज़ गूंजी थी और जिगम अपना सीना पकड़ता हुआ नीचे गिरा था, क्योंकि इस बार फायरिंग इसके सीने पर की गई थी। फायरिंग की आवाज़ के साथ ही दूर कहीं जिशम की जोरदार चीख नुमा आवाज़ भी फिजा में गूंजी थी। साथ ही मुलाजमीन के दौड़ते कदमों की आवाज़ पर इन सब से कुछ दूर पर खड़ा शख्स बिजली की सी तेज़ी से भागता वहाँ से गया था। मगर इसके भागते हुए शख्स की न सिर्फ डेरे पर काम करने वाले शहजाद खान ने, बल्कि खुद जिशम ने भी देखा था। शहजाद खान इस भागते हुए शख्स को पकड़ने उसके पीछे भागा था, मगर वो शख्स छलावे की तरह वहाँ से गायब हो गया था और जिशम इसी वक्त अपने जान से अजीज़ भाइयों को लेकर गांव के अस्पताल में भागा था, जहाँ पहुंचकर डॉक्टर्स ने उसे ये बदतरीन खबर सुनाई कि ज़ियान हॉस्पिटल पहुंचने से बहुत पहले दम तोड़ चुका है, जबकि जिगम की हालत भी बहुत नाजुक थी। इसकी सांसें भी रुक रुक कर चल रही थी, क्योंकि गोली इसके दिल के मकाम पर मारी गई थी। मगर खुशकिस्मती से गोली दिल चीर कर निकलने के बजाय दिल को छूती हुई निकल गई थी। ज़ियान का जनाजा हवेली से लेकर जाया जा चुका था और इसकी मौत से बड़ी हवेली में कोहराम मच गया था। ये इस हवेली की बदकिस्मती तो नहीं और क्या थी कि एक बार फिर इस हवेली की दीवारें हवेली के ही एक जवान सलाम मकीन के खून से रंग गई थी। बीबी जान की बूढ़ी आंखों के सामने इनकी जवान बहू, इसके बाद बेटा और अब 17 साल पोता भी जवान उम्री में मारा गया था। बहू की मौत तो फिर भी वो भूल बैठी थी, मगर जवान बेटे के बाद अब 17 साल पोते का गम इन्हें बिस्तर से लगा गया था। अबू जान के ऊपर एक बार फिर कयामत टूट पड़ी थी। इनके पहले शौहर की तरह सालों बाद इनके दो दो बेटों के साथ वही बेरहमाना सलूक किया गया था, जिसमें एक बेटा मर चुका था तो दूसरा मरने हाल अस्पताल में पड़ा था। तभी वो तड़पती रोती बैंड डालती जैसे पागल हो रही थी, किसी के संभाले नहीं संभल रही थी। अजलान खान को भी जवान बेटे की मौत के दुख ने जैसे तोड़ दिया था। साथ ही वो जिगम के लिए अलग सदमे में थे, जिसे फिलहाल शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। वह इसकी जान तो बच गई थी, मगर हालत अब भी बहुत नाजुक थी। सरदार और सवार भी माँ के साथ रोते हुए छोटे भाई की मौत पर तड़प रहे थे। बस जिशम था जो खुद टूटकर बिखरने के अमल से गुजरते हुए भी सबको संभाल रहा था, मगर दर हकीकत वो तैमूर के खून का प्यासा हो रहा था, जिसने इसके बेकसूर मासूम सबसे छोटे भाई की जान ली थी और खुद न जाने कहाँ गायब हो गया था। उसे जिशम के आदमी लगातार ढूंढ रहे थे, मगर वो पता नहीं तैमूर खान को ज़मीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। जिशम के डेरे पर आज फिर एक दफ़ा जरगा बैठाया गया था। डेरे का मरकजी हाल आज भी खचाखच लोगों से भरा हुआ था और एक बार फिर वहां बैठे सब लोगों को जिगम अजलाल की आमद का बेचैनी से इंतज़ार था। तैफूर खान भी बेबस से अंदाज में सर झुका एक तरफ खामोशी से बैठे हुए थे। आज होने वाले फैसला का अंदाज़ा शायद उन्हें खुद भी बहुत पहले से था, मगर फिर भी वो अपनी सी एक कोशिश करके देखना चाहते थे। तभी वो यहाँ बैठे जिशम खान की आमद का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि इसके सामने अपनी तजवीज़ रख सकें। फिर इन लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। कुछ देर में जिशम अजलाल खान और अपने पापा अजलाल खान के साथ हाल में दाखिल हुआ और उसने सबको बुलंद आवाज़ में सलाम किया, जिसका सबने ही कोर्स में जवाब दिया था। साथ ही वो शाहाना चाल चलता हुआ बाप के साथ अपनी जगह पर पहुंचा था, मगर इसने खुद से पहले अजलाल खान को तख्त पर बिठाया था, फिर खुद अपनी जगह पर बैठा था और अपनी गहरी ग्रीन आंखों से हाल में मौजूद लोगों को देखते हुए गला खंखार कर उसने बोलना शुरू किया था। आज आप सब लोगों को पता है कि यह जरगा क्यों बुलाया गया है। मेरे भाई ज़ियान अजलाल खान को तैमूर खान ने बिना किसी कसूर के नागहानी गोली मारकर मौत के आगोश में सुला दिया, जबकि मेरे दूसरे भाई पर भी उसने हमला करते हुए उसे अपनी गोलियों का निशाना बनाया। जिगम खान के सीने में लगने वाली गोलियों की वजह से उसकी हालत अब भी खतरे से बाहर नहीं है। वो शहर के एक अस्पताल में पड़ा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। जुल्म मेरे ख़ानदान के साथ हुआ है, वो भी बिना कोई कसूर साबित हुए। इसलिए अपने गांव के तयशुदा उसूलों के मुताबिक फैसले इख्तियार भी हमारे पास है। तैफूर खान के भाई ने मेरे भाई को नाहक मारा है। असल में तो ये होना चाहिए था कि भाई के बदले भाई के असूल पर अमर पैरा होते हमें तैफूर खान की जान लेनी चाहिए, जिससे तैमूर खान को भी उसकी तकलीफ का एहसास हो, जिससे इस वक्त हम गुजर रहे हैं। मगर हम ये भी जानते हैं कि तैमूर खान की इस रूपोशी के बाद तैफूर खान ही अपने घर का वाहिद कफील भी है। इसकी जान लेकर हम इसके ख़ानदान पर नाहक ऐसा जुल्म नहीं करना चाहते जो तैमूर खान ने हम पर किया। इसलिए बहुत सोचने के बाद हमारा फैसला ये है कि हमें तैफूर खान से खून बहा में लड़की चाहिए। जिशम ने कड़ी नज़रों से तैफूर खान को घूरते हुए कहा था।
मगर सरदार लाला, मेरे घर में जो लड़की थी वो अब मर चुकी है और इसको मौत की आकाश में सुलाने वाला भी ज़िगम खान है, क्योंकि उसने मेरी बहन के चेहरे पर तेज़ाब फेंकवाया था। इसलिए मेरी बहन ने अपनी जान ले ली और इसका बदला लेने के लिए तैमूर खान ने ज़िगम खान को मारा है। तैफूर ने जिशम की आंखों में देखते हुए कहा था, मगर इसकी बात सुनकर जिशम खान बुरी तरह भड़क उठा था। बकवास करते हो। मेरा भाई तुम्हारी जलील बेगैरत भाई की वजह से अस्पताल में पड़ा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम इस पर इल्ज़ाम तराशियां कर रहे हो। अव्वल तो मेरा भाई ऐसी नीच हरकत कर ही नहीं सकता, और अगर उसने कुछ ऐसा किया भी था तो हादसा शहर में हुआ था। तुम्हें फ़ौरन पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी, हमें बताना चाहिए था। मगर तुम ये सब तब करते जब तुम्हारे पास मेरे भाई के गुनाह का कोई सबूत होता। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बहन के साथ ये सब किसने किया, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुजरिम मेरा भाई नहीं हो सकता। तुम्हारी बहन ने अपनी जान खुद ही अपनी मर्ज़ी से ली है। इसमें कसूरवार वो खुद थी। मेरे भाई का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, समझे तुम? और बकौल तुम्हारे, अगर तुम्हारी बहन की बर्बादी और मौत का ज़िम्मेदार मेरा भाई ज़िगम खान था, तो मेरे मासूम भाई ज़ियान का क्या कसूर था? उसे किस जुर्म की पादाश में मार डाला तैमूर खान ने? है कोई जवाब तुम्हारे पास? बोलो, है कोई जवाब? नहीं है ना? अपने भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई और जवाब हो तो सामने रखो तैफूर खान, मगर मेरे भाई पर इल्ज़ाम तराशी मत करो, वरना तुम समेत तुम्हारे पूरे ख़ानदान का मैं वो हाल करूँगा जो तुम्हारे बेगैरत भाई ने मेरे भाइयों का किया है। सेशम की तेज़ चिंघाड़ती आवाज़ पूरे हाल में गूंज रही थी। तभी इसका हाथ पकड़कर अजलाल खान ने आंखों से उसे बैठने का इशारा किया था। सेशम तैफूर खान को देखते हुए घूरता हुआ बैठ गया था। तैफूर खान, कड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस वक्त जिस मसले पर बात करने बिठाया गया है वो मेरे बेटे की नाहक मौत का है, और ज़ियार खान के नाहक बहे इस खून के लिए हमें खून बहा चाहिए, और खून बहा में तुम हमें लड़की दोगे तैफूर खान, जिसका निकाह मेरे बेटे जिशम के साथ किया जाएगा। ये बारोब और संजीदा आवाज़ अजलाल खान की शिद्दत सब से लाल पड़ती आंखों के साथ तैफूर को देखते हुए ठहर ठहर कर बोल रहे थे, जबकि अपने निकाह का सुनकर जिशम ने चौंक कर बाप को देखा था, मगर इनके चेहरे पर सजे तासुरात देखकर वो खामोश हो गया था। मगर बड़े खान, मैं लड़की कहाँ से लाऊं? तैफूर खान बेबसी से बोले थे। तैफूर खान, तुम्हारी बहन मर गई तो क्या हुआ? अभी तुम्हारी बेटी भी तो मौजूद है। जरगे में ही मौजूद एक उधेड़ उम्र शख्स ने कहा था, और तैफूर खान तड़प कर रह गया था, जबकि अजलाल खान ने इस्तेफामिया नज़रों से तैफूर को देखा था। मेरी बेटी, मगर मेरी बेटी तो अभी छोटी है बड़े खान, तैफूर गिड़गिड़ाते हुए बोला। तो खून बहा में लड़की तुम्हारे घर की ही जाएगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। यही यहाँ का कानून है तैफूर खान, जिसे तुम्हें ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जरगी का फैसला हमारे इन्हीं असूलों की बुनियाद पर लिया गया है जो यहाँ सालों से राइज है। सिशम लचक अंदाज में बोला था। यही इसका अंदाज था। वो यहाँ का मुनसिफ था और इस बार मसला खुद मुनसिफ के घर का था, तो फैसला भी पहले से तयशुदा असूलों की बुनियाद पर लिया गया था। सिशम ने तैफूर खान के सामने अपना फैसला रखा। उसे खून बहा में या तो तैमूर खान चाहिए था या फिर उनके घर की लड़की मतलूब थी। हालांकि तैफूर खान ने दबे लफ्जों में दोनों बाप बेटे के आगे में रकम की पेशकश भी रखी थी, मगर अजलाल खान समेत सिशम ने जोरदार अंदाज में धारते हुए इसकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया, और इन्हें अपनी जिद पर अड़े देखकर तैफूर खान को मजबूरन शहर का वो कड़वा घूंट पीना पड़ा था। सिशम के आदमी को इसी वक्त तैफूर के घर रवाना कर दिया गया। बाकी दो लोग निकाह खान को लेने गए थे। इस दौरान तैफूर खामोश बेबसी की तस्वीर बने बैठे रहे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। निकाह खां आ चुका था, मगर तैफूर खान के घर से फिलहाल अभी तक जिशम के आदमियों की आमद नहीं हुई थी, और पूरे 1 घंटे बाद जिशम के आदमी मरकजी हाल में चले आए थे। खान, लड़की आ गई है। जिशम के आदमी ने इतला देते तैफूर खान को लगा था कि इनके जिस्म से जान निकल गई हो, और उन्होंने बेख्तियार नजरें उठाकर हाल के दाखिली दरवाजे को देखा था, जहाँ चादर में लिपटा एक नरम नाजुक सा वजूद लड़खड़ाते कदमों से खड़ा था।